आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है, सब कुछ ठीक है। तो ठीक है, कंफर्टेबली आप लोग बैठ जाइए। और आज ये तय हुआ था कि वर्क पावर एनर्जी का हम लोग मेडिकल पास्ट 10 ईयर्स लगाएंगे, ठीक है ना? बन रहा है ना? तो चलिए आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का मेडिकल पास्ट 10 ईयर्स लगाएंगे। हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया था कि IIT पास्ट 10 ईयर्स जो है फिलहाल हम होल्ड पे रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो है विद इन अ मंथ एटलीस्ट ग्रेविटेशन तक ख़त्म करना है, ठीक है ना? तो केवल पूरा कॉन्सेप्ट पे हम कवर करें तो वो भी नहीं अच्छा है, तो कुछ न्यूमेरिकल हमको लगाना ही था। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है मेडिकल के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मेडिकल के न्यूमेरिकल्स लगा के हम लोग ग्रेविटेशन तक ख़त्म करेंगे, और फिर जब आप लोग हाफ ईयरली और फिरली दे के दोबारा आइएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद IIT का भी जो इसका पास्ट 10 ईयर्स है वो कर देंगे, ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर चल रहा था और वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में हमारा जो है बेसिक सारा हो गया था। अब आप मेडिकल पास्ट ईयर से क्वेश्चंस पढ़िए। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1। 300 joule of work is done in sliding of 2 kg block of. रुक जाइए। 300 जूल वर्क किया जाता है एक 3 kg ब्लॉक को, एक 2 kg ब्लॉक को। एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg। ध्यान से देखिए, एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg और 300 जूल वर्क किया जाता है क्या करने में? एक इंक्लाइंड प्लेन है। खूब ध्यान से देखिए, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है? क्या बोल रहा है उसके बारे में? हाँ ठीक है, इसको ऊपर स्लाइड करने में एक 2 kg, एक ध्यान से देखिए इधर, एक 2 kg का ब्लॉक है जिसको एक इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की ओर ले जाने में 300 जूल का काम करना पड़ता है। यही कह रहा है ना? फिर आगे पढ़िए। इस इंक्लाइंड प्लेन की जो हाइट है वो कितनी है? 10 मीटर है। फिर आगे क्या बोल रहा है? वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज। खूब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को खूब ध्यान से देखिए। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर चल रहा था। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के सारे बेसिक्स में पढ़ा चुका हूं और 4-5 वीडियो में सारी बातें हैं, ठीक है ना? जो लोग नए हों वो लोग उनको देखकर अपनी बात को क्लियर कर लें, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। तो 2 दिन तक जो है हमने पहले ही बताया कि पास्ट 10 ईयर्स मेडिकल चलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है। खूब बढ़िया समझिए, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी हाइट 10 मीटर है, ठीक है ना? इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक जिसका मास 2 kg है, उसको यहां से यहां तक ले जाने में टोटल वर्क डन जो करना पड़ता है वो 300 जूल है, ठीक है ना? तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ा, यही पूछ रहा है। फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ा, यही पूछ रहा है, ठीक है ना? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुत आराम से देखिए, इसको यहां से यहां तक ले जाने में, इसको यहां से यहां तक ले जाने में किन 2 फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फ्रिक्शन, ठीक है ना? एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ब्लॉक को स्लाइड कर रहे हैं, रोलिंग का केस नहीं है। ध्यान से देखिए, ब्लॉक को स्लाइड कर रहे हैं, रोलिंग का केस नहीं है, ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। तो स्लाइड करेंगे तो कांटेक्ट पॉइंट से, कांटेक्ट सरफेस से फ्रिक्शन अपोज करेगा, ठीक है ना? तो फ्रिक्शन निगेटिव वर्क करेगा, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना? टोटल वर्क दिया है 300 जूल, टोटल वर्क दिया है 300 जूल, और ये 300 जूल बराबर कितना होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से 300 जूल बराबर कितना होगा? जब इस ब्लॉक को यहां से 10 मीटर ऊपर ले आते हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mg की वैल्यू अगर कुछ नहीं दी है तो 10 दी है, अच्छा दी है तो बहुत बढ़िया। mgh, h की वैल्यू 10 है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? फ्रिक्शन निगेटिव वर्क करेगा तो उसको ओवरकम करने के लिए भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना? और यहां से यहां तक ले आने में टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो mgh के बराबर होगी, और ये दोनों एनर्जीज जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या आ जाएगा? 300 माइनस 200, 300 माइनस 200, और आपका आंसर आ जाएगा 100 जूल्स। आंसर चेक करिए,
करेक्ट आ रहा है? Yes, sir. तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था और कितनी आसानी से आपका लगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आते हैं, बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके स्कूल्स एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा मत सोचिए कि कंपटीशन में जो सवाल आते हैं बोर्ड से अलग आते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर खूब अच्छे से आपने बोर्ड्स के सारे क्वेश्चंस को मास्टर किया है विद कॉन्सेप्ट्स, तो आपने समझिए कि काफ़ी हद तक मतलब कई क्वेश्चंस आप कंपटीशन के भी उतना ही करके कर सकते हैं। बात समझ में आई? इस बात समझिए ना, मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ कि इस मिथ को तोड़िए, ये मिथ तोड़िए। अगर बोर्ड अच्छे से तैयार है तो थोड़ा ही आपको और करना है, ठीक है ना। बोर्ड में मार्क लाने से मतलब नहीं है, बोर्ड की हर बेसिक्स आपको बढ़िया से तैयार होनी चाहिए, है ना। हर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बढ़िया से। अब चलिए आइए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक कोई आगे फटाफट मिटाते भी रहे, अभी तो छोड़ दीजिए, अभी तो हम मिटा दे रहे हैं इसके बाद। चलिए मिटा ही दीजिए आप, तो तक हाँ पढ़िए आप, तो तक हम उधर दिमाग लगाएं। A body of mass 3 kg हाँ, is under a constant force a body of mass 3 kg is under a constant force which causes a displacement s in meter. which causes a displacement s in meter। रुक जाइए, फिर से आप जरा क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िए। A body of mass 3 kg एक बॉडी है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 3 kg, यही कह रहा है ना। आगे क्या बोल रहा है? is under a constant force उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, ठीक। which causes a displacement s in meter. जो s डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उस बॉडी में मीटर में, Yes, sir. ठीक है ना। Given by the relation हाँ। s is equal to 1/3 t square. गिवन बाय द रिलेशन s इज इक्वल टू 1/3 t square. टी स्क्वायर, यही कह रहा है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम का फंक्शन है, जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, लेकिन टी स्क्वायर है यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात बोलिए। Where t is in second. हाँ, टी सेकंड में है। Work done by the force in 2 seconds is. एक मिनट देखिए, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड इज, अगर 2 सेकंड के बाद कितना वर्क करना पड़ेगा फोर्स को, यही पूछ रहा है ना। एक बॉडी है जिसका मास 3 kg है। खूब बढ़िया से क्वेश्चन को समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझिए, ठीक है ना। जो लोग नए हैं उनके लिए मतलब घबराना नहीं है, जो पुराने 3-4 वीडियोस हैं उनको बढ़िया से देखिए, ठीक है ना। और इसके बाद सर्कुलर मोशन से तो एकदम आपको फ्रेश होगा, हर बात शुरुआत से ही बताई जाएगी और उसी को अप्लाई किया जाएगा। और मैं अपने क्वेश्चंस में जो भी अप्लाई करता हूं उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो पहले से मैं बताया ना हूं। मैं सारी बात बेसिक्स में बताता हूं और फिर उन्हीं बात से सारे सवाल लगाता हूं, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि एक बॉडी है जिसका मास है 3 kg। खूब इत्मीनान से देखिए, एक बॉडी है जिसका मास है 3 kg, उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है जो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट S प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। और S जो है टाइम पे डिपेंडेंट है, S इज इक्वल टू 1/3 टी स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट चेंज करता है जैसे जैसे टाइम चेंज करता है। तो टाइम बराबर 2 सेकंड पर कितना वर्क वो फोर्स करेगा, यही पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है ना। तो ठीक है, वर्क निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो t बराबर 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा। बात समझ में आई? t बराबर 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा वर्क, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मतलब आंसर किस रूप में दिया, आंसर f के टर्म में दिया है, नहीं f भी है, f नहीं है तो हम बताएं, सुनिए। अगर f नहीं है तो f की वैल्यू भी निकाल के सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर f के टर्म में आंसर होता तो सीधे सीधे कर लेते, तब तो आपका बहुत ही आसान हो जाता, बहुत ही इजी हो जाता। लेकिन f के टर्म में नहीं दिया है, इसका मतलब f की वैल्यू भी निकालना है और उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो f की वैल्यू निकालने के लिए मास तो दिया है, आपको एक्सेलरेशन भी पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो एक्सेलरेशन कैसे पता लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है तो ds/dt क्या होती है, वेलोसिटी, और dv/dt क्या होती है, एक्सेलरेशन। बस डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे ds/dt, पहले करेंगे ds/dt। तो ds/dt क्या हो, किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर, वेलोसिटी के बराबर। यहां तक आ रहा है ना।
तो ds बाई dt वेलोसिटी के बराबर होएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगी 2/3t। क्या हो जाएगी? 2/3t। अब उसके बाद फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dv बाई dt, तो dv बाई dt क्या होगा? dv बाई dt एक्सेलरेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। बात समझ में आई? इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ में आई बेटा? और शुरू में कह भी रहा है कि फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट है तो मास तो कांस्टेंट है ही, तो मास तो वेरिएबल कह नहीं रहा है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, तभी फोर्स कांस्टेंट हो पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन 2/3 कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है ना? इस तरीके से फोर्स कितना हो गया? कांस्टेंट फोर्स कितना हो गया बताइए? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 3 kg दिया है और एक्सेलरेशन आपने निकाला 2/3, तो ये आपका हो गया कांस्टेंट फोर्स। ये क्या हो गया आपका? कांस्टेंट फोर्स। अब इस कांस्टेंट फोर्स से आप डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा वर्क। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को आप देख रहे हैं टाइम का फंक्शन है, यानी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो टाइम बराबर 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। तो टाइम बराबर 2 सेकंड यहां पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर यानी 4/3 डिस्प्लेसमेंट होगा और आपका आंसर यही आ जाएगा। कितना सिंपल है बताइए? एकदम साधारण है। सीधे आपका जो है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। डेफिनेशन और फॉर्मूला क्लियर हो तो आपका लग जाएगा, ठीक है ना? तो कभी ये सोच के क्वेश्चन मत लगाइए कि ये मेडिकल का है, ये आईआईटी का है, ये एडवांस का है, ये उसका है, ये इसका है, ठीक है ना? मेडिकल का तो इजी आता ही है, बस इस मेडिकल में स्पीड का फैक्टर होता है, स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना? इस समझाने में मान लीजिए मैं 2-4-5 मिनट लगा रहा हूँ, तो सॉल्व करने में आपको समझिए आधा ही मिनट में इसको आपको सॉल्व करना है, मैक्सिमम 1 मिनट में आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है ना? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके रंग देना है, ठीक है ना? तो अब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3 कट जाएगा और आपका टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका? 8/3 जूल्स। आंसर चेक करिए, आंसर आ रहा है ना? हाँ, सब आएगा, सारे के सारे आंसर आएंगे। और सुनिए 99% समझ के क्वेश्चन मत लगाइएगा, 100% समझ के लगाइएगा, 100%। एक एक बात कैसे है, कहाँ है, क्या, मेरी बात समझ रहे हैं ना? और अगर एडवांस के आप पास्ट 20 ईयर्स लगा लिए समझ के, एक मिनट रुक जाइए, एक बार जानिए आईआईटी के साथ एक डिफरेंट फैक्टर है, मेडिकल के साथ वो फैक्टर नहीं है। मेडिकल में आप पास्ट 20 ईयर्स लगा के कंफर्टेबल तो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आईआईटी अगर आपने पास्ट 20 ईयर्स एकदम चाट के लगा लिया, एक एक बात को घुमा फिरा के, सवाल के एकदम तह को, सवाल को एकदम ओपन करके, एकदम हर तरीके से हर बात को, हर थोड़ा गैप बना के बैठिए, थोड़ा गैप बना के बढ़िए, गैप बना के थोड़ा सा, तो एकदम आपने एकदम क्लियर करके अगर समझ लिया तो केवल पास्ट 20 ईयर से आप निकल जाएंगे, केवल पास्ट 20 ईयर्स प्लस एनसीईआरटी से निकल जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो क्वेश्चन करिए वो एकदम उसका एकदम मतलब एकदम वो एकदम आगे पीछे सब एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, चलिए मिटाइए फट से, क्योंकि क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, आपको क्या मिलेगा? कॉन्सेप्ट्स मिलेगा, ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट्स अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चंस लगेंगे। चलिए मिटाइए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। वर्टिकल स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के, इसके बाद आप आइएगा, हाँ कुछ नहीं, हाँ बोलिए। A vertical spring with force constant K is fixed on a table. अ वर्टिकल स्प्रिंग है Yes sir. जिसका फोर्स कांस्टेंट K है. के है, वो क्या हो रहा है? Is fixed on a table. एक टेबल है, खूब बढ़िया से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक वर्टिकल स्प्रिंग है जो एक टेबल पे फिक्स है, एक वर्टिकल स्प्रिंग है जो एक टेबल पे फिक्स है, यही तो कह रहा है। नेक्स्ट बोलिए। A ball of mass m at the height of h above the free upper end of the spring. चुप रहिए, थोड़ा इसको यहाँ पे तब करिए। ये कह रहा है एक वर्टिकल स्प्रिंग है जो एक टेबल पे फिक्स है, ये टेबल है और इस पे एक वर्टिकल स्प्रिंग फिक्स है, ठीक है ना? इसका अपर एंड कहाँ है? यहाँ है, इसका अपर एंड यहाँ पे है, बात समझ में आ रही है? इससे h ऊंचाई पर, इस अपर एंड से h ऊंचाई पे, स्मॉल h की कैपिटल H, स्मॉल h ऊंचाई पे क्या बोल रहा है? A ball of mass m. एक बॉल है जिसका मास है m, स्मॉल m कैपिटल M, Small m. एक बॉल है जिसका मास है स्मॉल m, इससे स्मॉल h ऊंचाई पर
एक बॉल है जिसका मास है स्मॉल m, फिर free upper end of the spring vertically on the spring. हाँ ये देखिए खूब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि स्प्रिंग है, वो अटैच है किसी टेबल से, ठीक है ना, इसके अपर एंड से स्मॉल h ऊंचाई पे एक स्मॉल मास कैपिटल स्मॉल m मास रखा हुआ है, वो वहां से इसके ऊपर गिरता है, यही ना कह रहा है? आगे बोलिए। So that the spring is compressed by a distance d. शो दैट द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस d. d, Then स्मॉल d, yes, small d. स्मॉल डी, ठीक है। सुन लिए, फिर से सुनिए, एक स्प्रिंग है, देखिए दो पीरियड थोड़ा शॉर्ट है, थोड़ा देर से हमने स्टार्ट किए, 5-6 सवाल करिए, बढ़िया से करिए, ठीक है ना, और जितना भी सवाल करिए एकदम आपके दिमाग में उसके कॉन्सेप्ट्स तैयार हों कि उस तरह का अगर अगला क्वेश्चन आए तो आपको सोचना ना पड़े, ठीक है ना, केवल डाटा आगे पीछे रहे फट से मार दें। मैं बोल तो रहा हूँ ना कि मेडिकल में उस तरह से नहीं कह रहा हूँ कि पास्ट 10 ईयर्स, लेकिन IIT में तो पास्ट 10 ईयर्स करके भी हो जाएगा, बात समझ में आई, लेकिन बढ़िया से। तो अब आप देखिए कि एक आपका क्या है, स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग एक टेबल से अटैच है और इसके अपर एंड से स्मॉल h हाइट पर एक मास स्मॉल m ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप करने के बाद वो इससे आके टकराती है, टकराने के बाद ये स्प्रिंग d डिस्टेंस नीचे कंप्रेस होती है। बात समझ में आ रही है? यही कह रहा है ना। फिर आगे क्या पूछ रहा है? The net work done in the process is. इस प्रोसेस में नेट वर्क डन कितना है? इस प्रोसेस में नेट वर्क डन कितना है बताइए, कौन बताएगा? इस प्रोसेस में नेट वर्क डन कितना है? नेट वर्क डन कितना है इस प्रोसेस में बताइए? नेट वर्क डन किसके द्वारा? Net work spring के द्वारा ही होगा ना सर, net work। नहीं, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए, क्लियर सर शुरू से पढ़ना है। शुरू से पढ़िए। A vertical spring with force constant K is fixed on a table. हाँ, The ball of mass m at the height of small h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring, हाँ, so that the spring is compressed by the distance d. हाँ, The net work done in the process is. द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस इज, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए d डिस्टेंस पे ये नीचे आया, d डिस्टेंस पे ये नीचे आया, तो d डिस्टेंस जब ये कंप्रेस की तो इसका मतलब ये मास ऊपर से कितना डिस्टेंस नीचे गिरा? ये मास ऊपर से कितना डिस्टेंस नीचे गिरा? mgh प्लस डी, mgh प्लस डी। और जब ये स्प्रिंग रुकी तो ये मास रेस्ट पे आ गया, जब ये स्प्रिंग रुकी तो ये मास भी रेस्ट पे आ गया और स्प्रिंग भी रेस्ट पे आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब कि d डिस्टेंस कंप्रेस करने के बाद जब ये d डिस्टेंस कंप्रेस किया तो कितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ मास का? स्मॉल mgh प्लस डी, इतना लॉस हुआ, इतना ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ। और जब रुकी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है ना, इनिशियल ये भी रेस्ट में थी, इनिशियल इसकी भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है ना। तो जब ये इतना गिरा तो टोटल एनर्जी, टोटल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ? mgh प्लस डी। बात समझ में आ रही है? और जब ये स्प्रिंग d दूरी दबी, जब ये स्प्रिंग d दूरी दबी तो इसके अंदर स्प्रिंग एनर्जी कितनी स्टोर हुई? मैं बता चुका हूं, हाफ के एक्स स्क्वायर। जब स्प्रिंग x दूरी दबती है तो कितनी उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस केस में होगा हाफ के, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो, और d स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो अब ये इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हमको बात क्वेश्चन की समझ में, वर्क किसके द्वारा कितना किया गया, वर्क किसके द्वारा कितना किया गया? टोटल प्रोसेस में पूछा है कितना, तो सब वर्क डन डिस्टेंस ये होगा। वर्क डन टोटल प्रोसेस में, मतलब एक मिनट सुनिए, टोटल प्रोसेस में यहाँ से यहाँ h d दूरी, टोटल प्रोसेस में किसके द्वारा कितना वर्क किया गया? जैसे मान लीजिए इतना स्प्रिंग के अंदर एनर्जी हो जाएगी और इतना इसके अंदर लॉस इन एनर्जी हो जाएगी, हाफ के d स्क्वायर स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी और इतनी इसके अंदर लॉस हो जाएगी एनर्जी का, तो फाइनल एनर्जी इतनी हो जाएगी, है ना। हाँ, तो सुनिए, तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh, ये लॉस हो जाएगी,
है ना। और अगर मान लीजिए अगर डी दूरी दबने के बाद रुकता है, तो डी दूरी दबने के बाद आप मान लीजिए डिस्टेंस डी है, डी दबा है ना, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेवल मान लीजिए। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग एनर्जी, यही बात हो जाएगी। तो किसके द्वारा कितना वर्क किया गया, टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस, इसका क्या मतलब है, टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस। सर दोनों के द्वारा जो वर्क डन का प्रोसेस हो जाएगा। अरे ऐसा है कि दोनों के आप इस क्वेश्चन को होल्ड पर रखिए, क्वेश्चन को होल्ड पर रखिए, एक क्वेश्चन और पढ़िए, एक क्वेश्चन और पढ़िए। क्वेश्चन हमको क्लियर नहीं हो रहा है, कल फिर देखा जाएगा, ठीक है ना, कल फिर देखा जाएगा किसके द्वारा वर्क हो रहा है, ये नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है ये एकदम स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अभी हम फिर देखेंगे क्लास के बाद इस क्वेश्चन को, तब होगा। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, नेक्स्ट पढ़िए। A block of mass capital M. क्वेश्चन नंबर 4, Yes sir. अ ब्लॉक ऑफ मास। कल इस क्वेश्चन को आते ही डील करेंगे, अभी क्लास के बाद देख लेते हैं आखिर वो पूछ क्या रहा है ना। अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम Is attached to the lower end हाँ। of a vertical spring. एक वर्टिकल स्प्रिंग है, एक वर्टिकल स्प्रिंग है, गौर से देखिए, इसके लोअर एंड पर एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है, उसको अटैच कर दिया गया। एक वर्टिकल स्प्रिंग है, इसके लोअर एंड पर एक ब्लॉक जिसका मास कैपिटल एम है, उसको अटैच कर दिया गया, ये ना कह रहा है। फिर आगे पढ़िए। The spring is hung from a ceiling and has a force constant value K. ये स्प्रिंग जो है सीलिंग से, एक सीलिंग से अटैच है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। Yes. फिर The mass is released from the rest with the spring initial unstretched. हाँ, ये जब स्प्रिंग पहले अनस्ट्रेच थी, देखिए इधर देखिए, तो वहां से इसको रेस्ट पर रिलीज किया गया, Yes. ठीक है। The maximum extension produced in the length of the spring will be. हाँ, तो ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्लियर है, वो वाला कल डील करेंगे आते ही, ठीक है ना। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, ये एक स्प्रिंग है जो कि एक सीलिंग से लटकाई हुई है, हंग है, ठीक है ना, फिक्स है, यहाँ फिक्स है। एक मास को, जिसका मास कैपिटल एम है, उसके लोअर एंड से लगा दिया गया, और जब उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं था और फिर छोड़ दिया गया, तो छोड़ दिया जाएगा तो मास नीचे जाएगा, जब मास नीचे आएगा तो ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ठीक है ना। वो वाला क्वेश्चन हमको लगता है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया कहीं ना कहीं, इसमें हम देख लेते हैं बाद में। तो देखिए, तो अब देखिए, जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, स्प्रिंग ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी, और ग्रेविटी नीचे की ओर फोर्स लगाएगी, ठीक है ना। तो स्प्रिंग जो ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट उसका बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मास नीचे आएगा, जैसे जैसे स्प्रिंग ज़्यादा स्ट्रेच होती जाएगी, वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। लेकिन ग्रेविटी फोर्स तो शुरू में और आखिरी में कांस्टेंट ही रहेगा, ग्रेविटी फोर्स। तो जब ग्रेविटी फोर्स के बराबर स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा तो नीचे जाना बंद हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो सकता है ये पूछ रहा है, तो हमको नहीं पता है, तो हमने माना कि मैक्सिमम एक्सटेंशन x है। हमने क्या मान लिया कि मैक्सिमम एक्सटेंशन x है, ठीक है ना। और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर x एक्सटेंशन है तो ये मास जो है, ये मास की लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgx। अगर x एक्सटेंशन के बाद ये स्प्रिंग रुकी, जैसे मान लीजिए फर्स्ट केस ये था इनिशियल केस, और सेकंड केस ऐसा हो गया, स्प्रिंग स्ट्रेच कर गई, ठीक है ना, स्प्रिंग स्ट्रेच कर गई। ये मान लीजिए कि आपका इक्विलिब्रियम स्टेट था, नेचुरल स्टेट, जब अनस्ट्रेच थी, तो स्ट्रेच कितना कर गई, स्ट्रेच कितना दिया हुआ है यहाँ, वही पूछ रहा है, वही पूछ रहा है कि कितना स्ट्रेच करेगी, यही पूछ रहा है। तो हमने मान लिया x स्ट्रेच करेगी, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया। अगर x स्ट्रेच करेगी तो इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना होगा, mgx, ठीक है ना। और जो इसके अंदर लॉस होगा वही स्प्रिंग एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। काइनेटिक एनर्जी शुरू में भी जीरो थी और बाद में भी जीरो है, तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसमें से x कट जाएगा, और इस तरीके से आपका एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग हो जाएगा ट्वाइस mg/k। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग हो जाएगा ट्वाइस mg/k। जरा इसको देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग हो जाएगा
ट्वाइस mg/k। आंसर चेक करिए, आंसर आ रहा है। Sir, but mg upon 2k आ रहा है, mg upon 2k। By Q मतलब X into mg/2k कैसे आ रहा है? आंसर देखिए उसमें मिलाइए, mg by K। आंसर Yes sir, correct, yes sir, उससे मिला के देखिए। yes sir, correct, हाँ तो ऐसे कैसे आप कह रहे हैं yes यार? sir, correct, बस ध्यान से आंसर देखा करिए, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। mgx यानी कि लॉस इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग एनर्जी। बात समझ में आ रही है? तो x कट जाएगा, ट्वाइस mg/k, ठीक है। आंसर सही से देखा करिए, yes sir। ठीक है। कट कर दीजिए, रुक जाइए। आज हम लोग का 4 क्वेश्चन डिस्कस हुआ, पर टाइम कम था। एक क्वेश्चन हमको तुरंत समझ में नहीं आ रहा है, कल हम आए थे उसको हैंडल करेंगे, फिर हो जाए। चलिए बंद कर दीजिए।